मुहिम चलाई थी और रिया को लेकर और वीडियो भी एक्सक्लूसिव दिखाया था जिसमें वो ड्रग्स ले रही है और जमानत याचिका भी खारिज हो गई है उसकी। तो जो मुहिम है टीम इंडिया की पूरे मसले को लेकर कागज जो है और एक्सक्लूसिव वीडियो को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है और उसी का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी तैयार हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये केस चल रही थी, ऐसा किसी को लगता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस मृत्यु के बाद जो शंकाएं उठी है उसका कोई समाधान होगा और कोई न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। कर रहे हैं, मीडिया के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और अभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पत्रकारों को भी अरेस्ट कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, मैंने तो विधानसभा में भी ये मसला उठाया और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एक प्रकार की ऐसी अवस्था तैयार हो रही है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ कहे नहीं। ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार के ऊपर भी किसी को अगर टिप्पणी टीका करनी है वो पूरा अधिकार है। सरकार को लगता है कि बात गलत है तो सरकार उस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकती है, पर सरकार के खिलाफ कोई कहता है इसलिए हम उसको जेल में डालेंगे, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ। इसलिए मैंने परसों ये कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे डरपोक और अलोकतांत्रिक सरकार है। सरकार बनाने की कोशिश की थी, अपने गठबंधन से अलग जाकर, क्या वैसी स्थिति बिहार में हो सकती है? कोई आवश्यकता नहीं है और महाराष्ट्र में भी हमारे मित्रों को हमने नहीं छोड़ा। हमारे मित्रों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, वे चले गए, चुनकर हम आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में लड़ी हुई सीटों में 70% सीटें जीती है, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन छोड़ दीजिए, बिहार में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। गठबंधन भी मजबूत है और वन साइड चुनकर आने वाला है। देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुंबई को पीओके नहीं कहा जा सकता। मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई एक सपनों का शहर है। दुनिया भर से, देश से लोग वहाँ आते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, इसलिए उसको पीओके कहना गलत था। कंगना ने भी उसके बाद ये कहा कि मैंने मुंबई को नहीं कहा, चलाने वालों को कहा, जो लोग सरकार चलाते हैं उनको कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सर, बिहार की राजनीति में एक चीज कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार ने निर्णय लिया जिससे स्वर्ण समाज में नाराजगी है। निर्णय ये था कि दलित परिवार के किसी भी घर से व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उनके घर से एक व्यक्ति को चप्पल दी जाएगी, तो कैसे उस नाराजगी को कम? देखिए, मैं आज ही यहाँ आया हूँ तो सारे निर्णयों की जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र की राजनीति करता हूं, पार्टी ने मुझे बिहार भेजा है, तो अभी आप लोगों के साथ मिलकर सारी चीज़ें जब पता चलेगी तो शायद 1-2 पत्रकार परिषदों के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन चीजों को लेकर वोट मांगा, आपने कहा कि मोदी के नाम पर जाहिर है आप वोट मांगेंगे, ये वोट मांगने की, क्या राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा, क्या धारा 370 भी मुद्दा होगा, क्या राम मंदिर भी मुद्दा होगा? देखिए, राष्ट्रवाद ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और जहाँ तक 370 का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता है जो बोलते वो करके दिखाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था और हम भी कभी कभी सोचते थे कि क्या हमारे जीवन में जिन चीज़ों के लिए हमने संघर्ष किया वो पूरी हो पाएगी? क्या 370 हट पाएगा? क्या राम मंदिर बन पाएगा?
मोदी जी ने उसको करके दिखाया। अगर ये अचीवमेंट रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। अगर ये अचीवमेंट है बीजेपी ऐसा मानती है तो इसको श्याम सुंदर जी थैंक ये यू। तो देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं, लोगों को पता ही है। सर जिस भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बनाया तमाम चीजें न भूलेंगे न भूलने देंगे। क्या आपको लगता है आपके मार्फत या यूं ही बिहार चुनाव में कंगना रनौत और सुशांत सिंह का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। जहाँ तक मेरे यहाँ आने का सवाल है, तो मुझे तो ये सारी घटना के पहले ही बता दिया गया था कि आपको बिहार में काम करना है, और ये एक आम आदमी की भावना का मसला है। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो तो आम आदमी की भावना का आईना होती है, उसमें उसका प्रतिबिंब उसको दिखता है, और जो आम आदमी की भावना है उसको हम इस रूप में रख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न भूलेंगे न भूलने देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पर न्याय जरूर दिलाएंगे, और न्याय देने तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पूछिए। बीजेपी के पास है चिराग पासवान की पार्टी, जबकि जेडीयू से जुड़े, तो एनडीए का जो बिहार में अलायंस है उसको लेकर के चिराग पासवान की पार्टी को क्या? देखिए, पार्टियां कोई ट्वीट पर थोड़ी चलती है, पार्टियां तो आपस में बातचीत करके चलती है, आपस में बातचीत करके चलती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि यह हो सकता है कि किसी के विचार कुछ अलग हो, या किसी एक मसले पर किसी को कोई अलग बात लगती हो, ये सारी चीज़ें बैठकर ख़त्म हो सकती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा के समय हमने अलायंस किया, ये सबसे डिफ़िकल्ट अलायंस था। बीजेपी स्वयं इतनी सीटें जीतने के बाद इस प्रकार का अलायंस कर पाई, तो इसका सीधा मतलब है कि अलायंस किया जा सकता है, सभी लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, और मेरा विश्वास है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। भारत के इतिहास में, और केवल भारत ही नहीं, तो जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, ऐसी सारी विकसनशील राष्ट्रों के पूरे इतिहास में इतना बड़ा विकास का पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। और पहले पैकेजेस तैयार होते थे पर कागज़ों पर होते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक जितनी घोषणाएं की, जितने कार्यक्रम हाथ में लिए, जितनी योजनाएं बनाई, सारी ज़मीन पर वास्तविकता में बदली और लोगों को उसका फ़ायदा मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये जो पैकेज है, इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसान हो, खेती में काम करने वाले मजदूर हो, हमारे बेरोजगार युवा हो, हमारे छोटे उद्योग हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे कपड़ा बीनने वाले कर्मचारी हो, ऐसे सभी को बहुत बड़े पैमाने पर सुविधा भी मिलने वाली है और नया मार्केट भी मिलने वाला है। विशेष रूप से किसानों को मार्केट से जोड़ना, किसानों के लिए एक बड़ा बृहद बाज़ार तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कनेक्ट करना, उसके लिए किसान रेल शुरू करना, ऐसी कई चीज़ें जो हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रवासी मजदूर आए, उन लोगों के लिए उनके हाथ को काम मिले, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए की नरेगा की योजना कि जिसके माध्यम से किसी का भी हाथ खाली न रहे, ऐसी कई चीज़ें मोदी जी के माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, इन योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाएगी, न कि वो सरकार जो केवल केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेगी, जैसा हम बंगाल बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार
जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। और अगर हम लालू जी के राज से इसकी तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विकास की गाथा को हमारे सामने रखते हैं। भारत एक विकसनशील इस प्रकार का देश है और सभी सरकारों के सामने चुनौतियां तो होती है, यहाँ पर भी होगी, किंतु अपने संसाधनों के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये बहुत महत्व का होता है। और आज देश में कोरोना जैसी महामारी के समय जिस प्रकार का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने हमें दिया है और विशेष रूप से महामारी के समय भी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इस अभियान की शुरुआत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार, ये जो एक योजना आदरणीय मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी की नेतृत्व की, सुशील जी की नेतृत्व की सरकार ने यहाँ शुरू की है, मेरा विश्वास है कि कोरोना की महामारी के बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, भाई संजय मयूख जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी का मैं इस मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार आप सभी से मुखातिब होने का अवसर मुझे मिला है, तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आपकी कृपा भी मेरे ऊपर होगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जल्दी ही शायद उसकी घोषणा भी होगी, और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। पहली बार बिहार में मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि कई नई चीज़ें यहाँ मुझे सीखने को मिलेगी और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ काम करने का आनंद आएगा। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कारण ये है कि देखिए, अलग अलग दल जब होते हैं, अलग अलग दलों की अपनी अपनी कोई विचारधारा होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, कई बार उसको प्रकट किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग होने वाला है।
देखिए, अगर सारी चीज़ें हम तीनों दलों की सरीकी होती तो एक ही दल होता, 3 अलग अलग दल तो नहीं होते। तो इसलिए 3 दल है, अपनी अपनी बातें, लेकिन बैठकर सुलझाने की परिस्थितियां है। किसी को कुछ लगता है तो बैठकर वो सुलझाया जाएगा और बिल्कुल एनडीए जो है मजबूती के साथ, हाँ हमारे पास आने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं है, आने वाले हो सकते हैं, उस सबको साथ में लेकर एनडीए बिहार में बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक रिकॉर्ड इस प्रकार से हम लोग चुनकर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत मुद्दा बनेंगे चुनाव के लिए? देखिए, हमारे लिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे, और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग तथ्य बाहर आने शुरू हुए तो देश के आम आदमी को ये लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और तथ्यों को बाहर निकाला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी के कारण बात की सारी चीज़ें आपने देखी, अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी सारे लोग उसकी जांच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बाहर आएगी। जहाँ तक कंगना रनावत का सवाल है, वो लगातार वहाँ पर होने वाले अन्याय को उठा रही थी या इस केस के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये भूल गई कि उनकी लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है, उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है, और इसके कारण ये मसला बड़ा हुआ, उनका घर तोड़ने तक ये मसला पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, इसको संकुचित करने का काम अगर सरकारें करेगी तो अलोकतांत्रिक होगा। पीएम किसान का पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी लिस्ट ही नहीं भेजी। अब नुकसान तो कोई न केंद्र सरकार का हुआ न राज्य सरकार का हुआ, नुकसान तो केवल मात्र किसानों का हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिहार की जो जनता है निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए पर विश्वास दिखाएंगी। विकास करने वाली, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक सरकार एक बहुत ही ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर वापस चुन कर देगी, ये मुझे विश्वास है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहार में आज युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन युवाओं को दिशा देने के लिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या उससे जुड़ी हुई रोजगार की बातें हो, ये जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार के युवाओं का भविष्य ये मोदी जी के साथ में ही उज्जवल होगा। और उसके लिए यहाँ पर एनडीए की सरकार मजबूती के साथ मोदी जी का साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बिहार की इस धरती को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ।